नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सारथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीएसटीसी व पीटीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद खास टेस्ट सीरीज है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वाधिक भीड़, अपना प्रश्न स्टार्ट होता है अब। सर्वाधिक भीड़ किस जलवायु खंड में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, सर्वाधिक भीड़ की मैं बात करूं और भीड़ क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? भीड़ क्षेत्र पाया जाता है एडब्ल्यू क्षेत्र में। किधर पाया जाता है? एडब्ल्यू क्षेत्र में। एडब्ल्यू जो जलवायु खंड है उसके अंदर। बीएसएसडब्ल्यू की मैं बात करूं तो राजस्थान का कोपेन के अनुसार सर्वाधिक बड़ा जलवायु क्षेत्र कौन सा है? बीएसएसडब्ल्यू है। बीडब्ल्यूएसडब्ल्यू की मैं बात करूं तो जैसलमेर का जो इलाका है पश्चिमी राजस्थान है, यह बीडब्ल्यूएसडब्ल्यू के अंदर आता है। और सीडब्ल्यू की जी की मैं बात करूं तो ये अरावली का जो क्षेत्र है इसके अंदर आता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है? अर्थात खारे पानी की झील बतानी है। तो आना सागर ये मीठे पानी की झील है और कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। राजसमंद झील भी राजसमंद के अंदर है और मीठे पानी की झील है। दोस्तों, डीडवाना किस प्रकार की झील है? खारे पानी की झील है। डीडवाना किस प्रकार के? खारे पानी की। और पिछोला झील का अपने को सबको पता है कि उदयपुर के अंदर स्थित है। और पिछोला झील के अंदर दो जग मंदिर और जगनिवास नामक प्लेस स्थित है। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तीसरे नंबर का, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? अर्थात कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, ये बताना है अपने को। तो दोस्तों, कावो झील, ये कावो झील जैसलमेर के अंदर वो खारे पानी की झील है। कोलाई झील क्या है? इसकी है पचभद्रा झील है, छापरताल है। दोस्तों, छापरताल जो चूरू के अंदर है और पचभद्रा झील जो बालोतरा के अंदर है और कावो झील जो जैसलमेर के अंदर है, ये सभी क्या है? खारे पानी की झील है। बाकी कोलाई झील खारे पानी की झील नहीं है। खारे पानी की झीलों की मैंने एक ट्रिक लिखवाई थी आपके, एक ट्रिक लिखवाई थी। ट्रिक का नाम है बाप रे, क्या लिखवाई थी? बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। इस ट्रिक में सभी प्रकार के खारे पानी की झील है। अगर आपको भी इस प्रकार की ट्रिक की आवश्यकता है तो कमेंट करें, हम एक ट्रिक बना के आपको बिल्कुल बता देंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैप सागर झील किस शहर में स्थित है? दोस्तों, गैप सागर की बात हो रही है और गैप सागर है डूंगर के अंदर। मैंने एक ट्रिक बताई थी कि गैप किसके अंदर रहती है? दो पहाड़ियों के अंदर अर्थात दो डूंगर के बीच में गैप स्थित होता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्यामपुरा एवं बाढ़ नहर कहाँ से निकलती है? श्यामपुरा और बाढ़ नहर की मैं बात करूँ तो कहाँ से निकलेगी श्यामपुरा और बाढ़ नहर? ये निकलती है जयसमंद झील, जयसमंद झील। मैं पूछूं राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तब भी अपना रिप्लाई क्या रहेगा? जयसमंद झील। और जयसमंद झील कहाँ पे स्थित है? सलूम्बर के अंदर स्थित है। बाकी बताऊं, राजसमंद झील ये राजसमंद के अंदर स्थित है और इसी के पास में राज प्रशस्ति लिखी हुई है। जो राज प्रशस्ति की मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ी प्रशस्ति है जहाँ पे मेवाड़ का संपूर्ण राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। और राज प्रशस्ति को लिखने वाला कौन था? तो इसको लिखने वाला था रणछोड़ दास या रणछोड़ भट्ट तेलंग। क्या नाम था? रणछोड़ भट्ट तेलंग, इसको लिखने वाला। पिछोला झील कहाँ पे स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। दोस्तों, फतेह सागर झील भी कहाँ पे स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? और नहीं का याद रखना है अपने को। तो दोस्तों, पुष्कर झील बिल्कुल इस झील का हिस्सा है। पुष्कर झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। आना सागर झील जो अजमेर के अंदर स्थित है। दोस्तों, अजमेर के आना सागर झील व पुष्कर झील दोनों तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है। मानसागर झील जो जयपुर में पड़ती है, यह भी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। लेकिन राजसमंद झील राष्ट्रीय झील संरक्षण का हिस्सा नहीं है। तो अपना कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोस्तों, राष्ट्रीय झील संरक्षण की मैं बात करूँ तो अजमेर के 2, इसके बाद में जयपुर के सिरोही की 1 जो नक्की झील है और उदयपुर की 2 झीलें इसका हिस्सा है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है, एनएलसीपी जिसको बोलते हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने जिलों को क्या बोला जाता है? मरु जिला को बोला जाता है। दोस्तों, जब तक नए जिलों का गठन नहीं हुआ था उसके पहले 13 जिलों को बोला जाता था। कितने को बोला जाता है? 13 को। लेकिन अभी जो आता है तो अभी कितने जिलों को बोला जाता है? 19 जिलों को मरु जिला बोला जाता है। कितने जिलों को बोला जाता है? मरु जिला। 19 जिलों को बोला जाता है। ठीक है, मरु क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त का मतलब है कि ऐसा स्थान जहाँ पे बालू नहीं है अर्थात पथरीला मरुस्थल है, जिसको हमादा कहा जाता है। दोस्तों, फलोदी और पोखरण ये बालू का स्तूप मुक्त है, बालू का स्तूप मुक्त है। अगला प्रश्न है
सीप एक है। सीप किस प्रकार का बालू का स्तूप है? क्या पैराबोलिक बालू का स्तूप है? क्या अरावली है? नहीं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है? दोस्तों सीप की बात होती है तो सीप की बात हो रही है। और सीप किस प्रकार का? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। किस प्रकार का बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप ऐसा होता है जो बालू की रेत बिल्कुल समानांतर सीधी रेखा में चलती है, यह अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होता है। दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की मैं बात करूं तो 90 डिग्री का जो कोण बनाती है, 90 डिग्री का समकोण बनाती है, यह अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चंस पुराने बीएसटीसी पीटीटी प्रीवियस ईयर परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं और आपके लिए भी ये अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज चलाने का उद्देश्य है कि कम समय में हम अधिक एमसीक्यू को हल कर सकें। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, कौन सा भौतिक प्रदेश को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ होती है, इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। कितने सेंटीमीटर वर्षा जो है जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में डिवाइडेड करती है? तो 50 सेंटीमीटर है जो 2 बराबर भागों में डिवाइडेड करती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से चोटियों को ऊंचाई के आधार पर 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं। निम्न में चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब क्या होता है और आरोही का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। अवरोही का मतलब तो होता है बड़े से छोटे की ओर, अर्थात सबसे बड़ी चोटी कौन सी है और उससे छोटी कौन सी है। और आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, अर्थात 1 2 3 4, ये तो होता है आरोही। और 3 3 2 1, इस प्रकार का क्या होता है? अवरोही क्रम होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चोटी की मैं बात करूं जो ऑप्शन में है, इसमें सबसे बड़ी लीलागढ़ रघुनाथगढ़, तो रघुनाथगढ़ बड़ी है लीलागढ़ से, तो ये वाला नहीं होगा। फिर इसमें ऑप्शन बी में जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़, बिल्कुल यही होने वाला है। जरगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जरगा, फिर जरगा से छोटी है रघुनाथगढ़, फिर सज्जनगढ़, फिर लीलागढ़। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है? दोस्तों नाग पहाड़ है अजमेर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? नाग पहाड़ अजमेर में स्थित है। सिरोही जिले में स्थित पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या कहा जाता है? सिरोही जिले की जो पहाड़ियाँ होती है इनको कहा जाता है बाकर की पहाड़ियाँ। और गिरवा की मैं बात करूँ उदयपुर, बोराट, आप सभी को पता है कि राजसमंद और उदयपुर के बीच का स्थान क्या कहलाता है? बोराट कहलाता है। थली क्या होता है? मरुस्थल का जो ऊंचा उठाव भाग होता है ये क्या कहलाता है? थली कहलाता है। दोस्तों बेसरोडगढ़, अगला प्रश्न है बेसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य स्थित पठार को क्या कहते हैं? दोस्तों बात होती है बिजोलिया की, और बिजोलिया की जब भी बात आ जाए बिजोलिया, तो बिजोलिया का पठार कहलाता है उपरमाल का पठार। क्या कहलाता है? जब बिजोलिया आंदोलन पढ़ते तब भी पढ़ते अपन उपरमाल के पठार को। तो रहा बोमट की बात आ जाए तो यह है डूंगरपुर में। डायरेक्टली मैं बात करूँ तो उदयपुर एंड डूंगरपुर के मध्य। उड़िया पठार सबसे ऊंचा पठार की मैं बात करूँ माउंट आबू की तरफ है। और लसाड़िया का पठार राजस्थान का सबसे उबड़ खाबड़ पठार की पूछ ले अगर एग्जामिनर, तो कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है? दोस्तों बात हो रही है पूर्वी मैदानी प्रदेश की, और पूर्वी मैदानी प्रदेश में 23% पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसमें कितना प्रतिशत? 23% भाग। कितना 23% भाग है, 23% भाग है जो बनाता है, और 39% जनसंख्या इस मैदानी प्रदेश में रहती है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जलवायु सम्मिलित नहीं है? कि कौन सी जलवायु वो गलत है? तो ये कोपेन के अनुसार बताते हैं। BWSW, BSSW, CWG, AW, इस प्रकार के 4 भागों में कोपेन ने डिवाइडेड करा था। तो बात हो रही है BWSW और एक होते BSSW। दोस्तों BWSW की मैं बात करूँ तो ये पश्चिमी राजस्थान होता है। पश्चिमी राजस्थान अर्थात जैसलमेर वाला इलाका होता है। तो पहला वाला ही अपना आंसर राइट हो जाएगा, पहला वाला ही राइट हो जाएगा। और CWG ये उत्तरी राजस्थान है बिल्कुल। और BSSW ये अर्धशुष्क मरुस्थल है। और मैं पूछ दूं कि कोपेन के अनुसार कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो BSSW सबसे बड़ा प्रदेश है और इसको अर्धशुष्क मरुस्थल कहा जाता है। AW दक्षिणी राजस्थान है अर्थात हाड़ौती प्रदेश किस में आता है? AW के अंदर आता है, जिसमें बूंदी नहीं है इसमें। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार, किसके अनुसार? थॉर्नवेट महोदय के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जलवायु को जैसलमेर अवस्थित है? किस जलवायु में जैसलमेर है वो स्थित है? दोस्तों
थॉर्नवेट महोदय थे। थॉर्नवेट महोदय ने कहा कि मैं जलवायु को 4 भागों में डिवाइडेड करूंगा, और 4 भागों का नाम लिखा इन्होंने लिखा CAW, DAW, DBW, EAD। तो मैं बात करूं दोस्तों, जैसलमेर की पश्चिमी राजस्थान पड़ता है EAD के अंदर। पश्चिमी राजस्थान किधर पड़ता है? EAD के अंदर। और इसका जो क्रम होता है, ये अपने राजस्थान की बात हो जाए, इधर का जो क्रम होता है, तो इसमें जो साउथ का एरिया, दक्षिणी भाग है, दक्षिण में कौन है? काव्य। दक्षिण में कौन है? काव्य। इस पे कौन बैठा हुआ है? इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है दाऊ कहलाता है। फिर इसके ऊपरी उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र होता है वह दबाव होता है, DBW होता है। और इधर का जो होता है EAD होता है, EAD होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने एक ट्रिक से याद करवा रखा है कि ये EAD का मतलब तो आपको AD याद रखना है, जिससे आपका हो जाएगा काऊ दाऊ दबाव। ऐसे DBW नहीं, काऊ दाऊ दबाव। दोस्तों एक काऊ है नीचे दक्षिणी राजस्थान, काऊ के अंदर, इस पे कौन बैठा हुआ? DAW बैठा है। तो तुम्हारे प्रश्न आ जाए कि थॉर्नवेट के अनुसार सर्वाधिक बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो दाऊ है। ठीक है। और उत्तरी राजस्थान किसके अंदर आता है? तो DBW के अंदर आता है। पश्चिमी राजस्थान किस क्षेत्र के अंदर आता है? तो EAD के अंदर आता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वें नंबर का प्रश्न है, वर्षा को जलवायु का आधार किसने माना था? सभी ने अलग अलग आधार पर जलवायु का वर्गीकरण करा था। दोस्तों सबसे पहले अपने ऑप्शन में कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का आधार माना। कोपेन ने किसको माना? वनस्पति। कॉपी पेन का मतलब एक वनस्पति को आधार माना। दोस्तों ट्री मैंने पेड़ होता है, और पेड़ तभी होंगे जब वर्षा होगी। तो ट्रीवार्ता महोदय थे, इन्होंने वर्षा को जलवायु का आधार माना। दोस्तों थॉर्नवेट से थर्मामीटर याद रख लेना, और थर्मामीटर का मतलब है कि थॉर्नवेट महोदय इन्होंने तापमान या वाष्पीकरण को आधार माना। तीनों के आधार पर समझ गए। बात हो रही है यहाँ पे वर्षा की, और वर्षा के आधार पर कौन है? ट्रीवार्ता राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का समय है। मानसून जाता है वह ऋतु कौन सी है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच है जो मानसून चला जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये पेपर कोड 6 हुआ था सारथी इंस्टीट्यूट जजावर बूंदी के अंदर, उसका 6 नंबर का सॉल्यूशन है। दोस्तों निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है वो देख लेना चाहिए। बालसमंद क्या मीठे पानी की झील है? बिल्कुल है। कोलाई झील भी है, सिलिशेड जयसमंद झील का ही नाम है, यह भी है। दोस्तों फलोदी की मैं बात करूँ तो फलोदी है खारे पानी की झील। ठीक है। झीलों से संबंधित अगला प्रश्न है, और यहीं से आने वाला है आपके जो एग्जाम होंगे PTT के या BSTC के, तो 100% मिलने वाला है यहाँ से। सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक किस झील से प्राप्त होता है या किस चीज़ से प्राप्त होता है? दोस्तों नमक की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा नमक की बात हो जाए तो सांबर है। सबसे ज़्यादा नमक की बात उत्पादन की बात हो जाए तो लगभग सांबर है, और पूरे राजस्थान का 90% जो नमक उत्पादन होता है ये सांबर झील के अंदर होता है। सांबर कहाँ पड़ती है? जयपुर ग्रामीण के अंदर पड़ती है, जहाँ पे शाकंभरी माता का मंदिर है, और यहाँ पर एक विवाह भी हुआ था अकबर और हरकाबाई का। ठीक है दोस्तों। और सबसे डीडवाना है, तो इस डीडवाने की मैं बात करूँ, सबसे डीट किस्म का, डीट अर्थात सबसे खराब किस्म का जो नमक उत्पादन होता है ये डीडवाना से होता है। और पचपदरा हुआ तो सबसे बड़ा नमक अपने को चाहिए, सबसे उच्च क्वालिटी का नमक चाहिए जिसमें NaCl की मात्रा लगभग 90+ है। ये कौन सा है? पचपदरा। कौन सा है? पचपदरा झील से। किससे होता है? पचपदरा झील। और पचपदरा झील कहाँ पे स्थित है? बालोतरा के अंदर स्थित है। तो सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक किस झील पे? पचपदरा झील पे। यहाँ पे एक शाकंभरी माता का टेम्पल भी बना हुआ है जिनको लवणता की देवी कहा जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न के ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का नवीनतम जिला सांचौर किस संभाग का हिस्सा है? तो दोस्तों सांचौर की मैं बात करूं तो सांचौर है पाली के अंदर। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि पास हो जासी। क्या बताई थी? पास हो जासी। तो पाली के अंदर क्या है? पाली, सांचौर, जालोर, सिरोही। ठीक है, ये पास हो जासी ट्रिक। दोस्तों बांसवाड़ा की बात करूं तो बांसवाड़ा में कौन कौन से जिले आते हैं? बांसवाड़ा में ट्रिक लिखवाई थी मैंने, पड़बा चालो। क्या लिखवाई थी? पड़बा चालो। प से मतलब प्रतापगढ़, ड से मतलब डूंगरपुर, और बांसवाड़ा, 3 ही जिले। अपने प्रश्न बनता है अब नई राजस्थान जीके के हिसाब से कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें जिलों की संख्या न्यूनतम है? तो कौन सा है? बांसवाड़ा, जिसमें जिलों की संख्या क्या है? सबसे कम है। बाकी सीकर है, सीकर में भी जिलों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासियों के मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आदिवासियों के मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है? मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों के मसीहा के नाम से
जाना जाता है। जय नारायण व्यास, इनको क्या कहा जाता है? शेर ए राजस्थान कहा जाता है। हरिभाऊ उपाध्याय है, इनको कहा जाता है दा साहब। क्या कहा जाता है? दा साहब। और ये माणिक्यलाल जो वर्मा है, इनको बोला जाता है मेवाड़ का गांधी। दोस्तों मैंने गांधी का भी एक डोज लिखा हुआ है आपके, कि वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, और चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है और मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बरड़ क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों बरड़ क्षेत्र है बूंदी जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का नाम राजस्थान द्वितीय के नाम से उल्लेखित मिलता है। दोस्तों राजस्थान द्वितीय में सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है ये बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर पड़ता है। और बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पे स्थित है? सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डांग के पुष्प के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों क्या पूछा है? डांग के पुष्प। और ऑप्शन में करौली, श्री गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर। दोस्तों ऑप्शन में है करौली, इसलिए करौली को राइट करेंगे। वैसे डांग का पुष्प को कहा जाता है गंगापुर सिटी को। किसको कहा जाता है? गंगापुर को कहा जाता है डांग का पुष्प। और डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछ लें तो ये सुमित्रा सिंह है। कमला बेनीवाल है, तो ये पहली महिला मंत्री है, ये कमला बेनीवाल है। गायत्री देवी है, ये लोकसभा जाने वाली प्रथम महिला जो गायत्री देवी है। ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा वाली शारदा भार्गव है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है? दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक है राव सिया। क्या नाम है? राव सिया। सबसे राहुल लिख रहा है, राव सिया। गोयलादित्य की बात कर दो, इनका संबंध मेवाड़ से। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर की स्थापना करी। वासुदेव चौहान जो शाकंभरी के चौहान है। दोस्तों अगला प्रश्न है, लोक देवता हड़बुजी का वाहन क्या है? दोस्तों हड़बुजी का वाहन क्या है? सियार है। हड़बुजी का वाहन क्या है? सियार। लीला घोड़ा या नीला घोड़ा आ जाता है, तो ये किनका है? रामदेव जी का है। नीली घोड़ी गोगा जी की है। ठीक है, और केसर कालमी किसकी है? पाबू जी की है, केसर कालमी। दोस्तों अगला प्रश्न है, विजय साई, ये सिक्के से संबंधित है। जब सिक्के चलते थे तो रियासतकालीन सिक्के विजय साई व भीम साई, कौन कौन से? विजय साई और भीम साई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? किस रियासत में प्रचलित थे? दोस्तों विजय साई और भीम साई वहाँ के राजाओं के नाम पे जोधपुर के प्रचलित थे। बाकी जयपुर की बात हुई तो जयपुर में है जाड़ साई। जयपुर में कौन से? जाड़ साई है। ठीक है, उदयपुर की बात हुई तो उदयपुर में कौन से? स्वरूप साई है। उदयपुर में स्वरूप साई सिक्के। दोस्तों हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और शिक्षा सारथी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। ये सीरीज बिल्कुल मुफ्त है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हम इसी प्रकार के पुराने प्रश्न आपके साथ साझा करेंगे। और साथ ही 2013 से जितने भी पेपर हुए अभी 2024 तक 23 तक, ठीक है, वो सभी पेपर का सॉल्यूशन मैं वीडियो के माध्यम से करवा दूंगा। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।